dear viewers, welcome you all to Dr. Madhu's Physio Classes. आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज के बारे में। अब स्क्रीनिंग फॉर रेफरल जो मेरी व्यूअर ने मुझसे पूछा था, उसका मतलब होता है कि स्क्रीनिंग के बाद अगर आपको पता चला कि आपके पेशेंट को एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम होने की आशंका है, फिर आप उन्हें रेफर करें टू द कंसर्न मेडिकल डिपार्टमेंट। यहाँ मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मेरे पास हमेशा पेशेंट्स आते हैं ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स में देखा गया है कि डिप्रेशन के चांसेस बहुत हाई होते हैं। सो मैं क्या कर सकती हूँ, जो भी ऑस्टियोआर्थराइटिक पेशेंट मेरे डिपार्टमेंट में आए, मैं उनके ऊपर एक स्क्रीनिंग टेस्ट लागू करवा सकती हूँ। स्क्रीनिंग टेस्ट से ये पता लगेगा कि उनको प्रोबेबिलिटी है या नहीं ऑफ हैविंग डिप्रेशन। और अगर इस स्क्रीनिंग के दौरान मुझे कोई ऐसा पेशेंट मिला जिसमें हाई रिस्क है ऑफ हैविंग डिप्रेशन और साइकोलॉजिकल कोमॉर्बिडिटी, फिर मैं क्या कर सकती हूँ, उनको रेफर कर सकती हूँ टू द साइकोलॉजिकल काउंसलर, ताकि उनको अच्छे से मोटिवेट किया जा सके और इन द लॉन्ग रन मुझे भी हेल्प हो, बिकॉज दे विल अडहियर मोर टू माई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। वो अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, खुश रहेंगे। सो ओवरऑल पेशेंट की एक बेटरमेंट होती है। सो दिस इज नोन एज स्क्रीनिंग फॉर रेफरल। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है क्लिनिकल रीजनिंग। मैं इसे एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ। सपोज आपके क्लिनिक में एक पेशेंट आता है विथ एंकल पेन। आप क्या करेंगे, पेशेंट का डेमोग्राफिक डेटा लेंगे, उसके आगे पेशेंट को पूछेंगे ये एंकल पेन उनको कैसे हुआ, उनकी एड़ी मुड़ गई थी या फिर किसी चीज़ ने उन्हें हिट कर दिया था, किस तरीके से ये पेन शुरू हुआ। उसके आगे आप उस एरिया को ऑब्जर्व करेंगे, उनको सर्टेन टेस्ट के लिए कहेंगे, फिजिकल टेस्ट मतलब उनके रेंज ऑफ मोशन को एसेस करेंगे, इधर उधर एड़ी को मोड़ के देखेंगे, अगर उनका कोई एक्सरे रिपोर्ट है उसे देखेंगे, और उसके बाद आप एक डायग्नोसिस में पहुंचेंगे कि ओके दिस इज ग्रेड 1 एंकल स्प्रेन, और उसके अकॉर्डिंग आप उनको ट्रीटमेंट बताएंगे कि आपको रेस्ट करना है, आइसिंग करना है, पैर को एलिवेट करके रखना है, और उसके आगे जो भी आपको सही लगे। सो ये जो पूरा आपने उनके कंडीशन को समझा बाय असेसिंग द हिस्ट्री, ऑब्जर्वेशन, एग्जामिनेशन, टेस्ट, और उसके आगे अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया, इसको कहा जाता है क्लिनिकल रीजनिंग। और क्लिनिकल रीजनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो क्लिनिकल नॉलेज बेस हो वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। एक पेशेंट को हैंडल करते हुए जो आपकी थिंकिंग प्रोसेस होती है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है, कंक्लूजन मेकिंग प्रोसेस होती है, टू कम एट अ पॉइंट जहाँ पे आप डायग्नोसिस को फाइनल कर पाए और उसके आगे पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाए, इसको कहा जाता है क्लिनिकल रीजनिंग। बिना क्लिनिकल रीजनिंग के आप पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है कुछ ऐसा जिससे आपके पेशेंट का हेल्थ बेहतर हो। ये कोई प्रिवेंटिव मेजर भी हो सकता है, कोई ट्रीटमेंट मेजर भी हो सकता है, या फिर हो सकता है आप कुछ रिहैबिलिटेटिव मेजर भी अपनाएं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक पेशेंट आया लो बैक पेन का, और आपने पेशेंट को टेंस अप्लाई किया और उसके आगे आपने पेशेंट को कुछ अर्गोनॉमिक एडवाइस भी दी। फॉर एग्जाम्पल, आगे बेंड मत होइए, नीचे झुककर कुछ मत उठाइए, कुछ पुल या पुश मत कीजिए, इस तरीके का कुछ। सो आपने जो टेंस दिया वो था फॉर द पेशेंट्स पेन रिलीफ, और उसके आगे जो भी अर्गोनॉमिक एडवाइस आपने दिया वो था आगे और फिर से पेशेंट को पेन ना हो उसकी प्रिवेंशन के लिए। सो इन दोनों चीज़ों को आप कह सकते हैं एज इंटरवेंशंस फॉर द पेशेंट्स लो बैक पेन। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है इवैल्यूएशन। अब अगर मैं इवैल्यूएशन की बात करूं, जिसे मेडिकल इवैल्यूएशन भी कहा जाता है, तो इसमें कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं जिनका जिक्र ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। पहला होता है कि पेशेंट का डेमोग्राफिक डेटा कलेक्ट करना, दूसरा होता है हिस्ट्री टेकिंग, तीसरा होता है ऑब्जर्विंग द पेशेंट, चौथा होता है फिजिकली एग्जामिनिंग द पेशेंट, उसके बाद होता है चेकिंग द रिपोर्ट्स ऑफ द पेशेंट, और उसके आगे मेकिंग अ डिसीजन बेस्ड ऑन ऑल दिस टू रिच एट अ कंक्लूसिव डायग्नोसिस। ठीक है, सो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको कहा जाता है मेडिकल इवैल्यूएशन ऑफ द पेशेंट। मतलब आप कुछ ऐसे कंपोनेंट्स का यूटिलाइजेशन कर रहे हो जिसके आगे आपको समझ आ जाए। इवैल्यूएट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की
जांच परख करना, आपको समझ आ जाए कि पेशेंट को क्या असुविधा है, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है मैनिफेस्टेशन। अगर आप मैनिफेस्टेशन के लिटरल मीनिंग को समझना चाहें तो इसका मतलब होता है क्लियर या फिर डिस्टिंक्ट, एविडेंट या ऑब्वियस, मतलब ऐसा कुछ जो आपको साफ साफ कुछ बता रहा हो। ठीक है, तो अगर हम इसे डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करें, कोई भी सिम्टम या साइन जो एक पर्टिकुलर डिजीज को कैरेक्टराइज कर रहा हो, बिल्कुल साफ साफ बता रहा हो कि ये पर्टिकुलर साइन एंड सिम्टम्स इसी डिजीज का है, ऐसा कुछ एविडेंट या ऑब्वियस अगर साइंस एंड सिम्टम्स एक पेशेंट को है, कह सकते हैं एक डिजीज का वो मैनिफेस्टेशन है। फॉर एग्जाम्पल, एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस का पेशेंट, उसमें क्या होगा, जो छोटे छोटे जॉइंट्स हैं दोनों हाथों के, वो बाइलैटरली, मतलब सिमिलर जॉइंट्स ऑन बोथ द हैंड्स, वो साथ में इन्वॉल्व होते हैं। सो इसे कहा जाता है अ मैनिफेस्टेशन ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। देखिए, साइंस होता है जो हम क्लिनिशियंस परसीव करते हैं एक पेशेंट में। So a sign can be a manifestation of a disease from a clinician's point of view, or symptom can be a manifestation of a disease from a patient's point of view. So ये हो गया manifestation। अब बात करते हैं about red flags। Red flags क्या होते हैं? कुछ ऐसा clinical finding जो इस बात के चांसेस को बढ़ा देता है कि एक कॉमन सा नॉन सीरियस मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन एक्चुअली किसी सीरियस मेडिकल कंडीशन की वजह से है। ऐसे क्लिनिकल फाइंडिंग को रेड फ्लैग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक पेशेंट आता है जिसे लो बैक पेन है, लेकिन उसके साथ साथ उसे इनकॉन्टिनेंस भी है, तो हो सकता है ये एक नॉर्मल लो बैक पेन नहीं है, बल्कि कॉडा इक्विना सिंड्रोम है। तो ये हो गया एक रेड फ्लैग। ये जो इनकॉन्टिनेंस है, दिस इज अ रेड फ्लैग फॉर द पर्टिकुलर पेशेंट, जो ये दर्शाता है कि द पेशेंट हैज समथिंग मोर देन द मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम। उनकी कंडीशन कुछ मोर सीरियस है रादर देन द सिंपल लो बैक पेन। सो ये हो गया रेड फ्लैग। इसके आगे होता है येलो फ्लैग्स। एक सिमिलर टर्म है, लेकिन येलो फ्लैग को हम एसोसिएट करते हैं विद साइकोलॉजिकल इश्यूज, psychological and social environmental risk factors for prolonged disability and failure to return to work as a consequence of musculoskeletal symptoms। मतलब अगेन हम एग्जांपल ले लेते हैं लो बैक पेन का। पेशेंट को लो बैक पेन है, लेकिन इसके आगे पेशेंट साइकोलॉजिकली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाता है या डिप्रेस्ड हो जाता है, उसे साइकोलॉजिकल कोमॉर्बिडिटी की वजह से ऐसा लगने लगता है कि ही इज़ अ डिजेबल पर्सन नाउ। सो ये होता है येलो फ्लैग। आई होप मैंने जो भी टर्मिनोलॉजीज की एक रिक्वेस्ट आई थी सब कुछ कंप्लीट कर दिया है इस वीडियो में। आगे भी अगर आपको लगता है कोई डाउट्स आपके मन में है, आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। व्यूअर्स के डाउट्स को क्लियर करना ही इस चैनल का एम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल के दूसरे प्लेलिस्ट को भी आप चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं रिलेटेड टू एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी एंड बायोमैकेनिक्स। थैंक यू सो मच। सी यू सून। टिल देन, स्टडी हार्ड।